Hello champions, we are back with another video. So, I am Vanchika and you are most welcome to Youth अध्ययन, जहाँ पे हम कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ज़ीरो से हीरो बनाने की पूरी तैयारी है, तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चा, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, उसकी क्या क्या फंक्शनल यूनिट्स हैं और कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर व्हाट इज पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ठीक है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है मेनली क्या बताता है कि किस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है वो स्ट्रक्चर्ड है, कि मतलब किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एक्चुअली मशीन काम कर रही है। ओके, किस तरीके से जो उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और किस तरीके से वो प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मशीन एक्चुअली कैसे वर्क कर रही है हम उस पर फोकस करेंगे। तो जो ये दो टर्म्स आती है ना, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर जैसे आपने सुना होगा कि आप घर बनाने जा रहे हो तो वहाँ का कोई आर्किटेक्ट मतलब उसे डिज़ाइन करते हो। तो डिज़ाइन कैसे करोगे कि आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट पता होगा कि किस तरीके से, है ना, और उसके डाटा टाइप्स कौन कौन से, ये सब पता होगा। जैसे हम घर बनाने जाते हैं तो हम पहले नक्शा बनाते हैं, तो नक्शे में हमें पता होता है ना, यहाँ ड्राइंग रूम रखना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे लॉबी होगी। तो वही आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये सिर्फ एक ऊपर ऊपर की चीज़ है जहाँ पे हमें पता होगा कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, जो हम देख सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बताता है कि मेनली जितना भी काम है किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, किस तरीके से हमारे ऑपरेशंस चलेंगे, किस तरीके से दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। समझ आ रहा है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड कि हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो IPO प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, लेकिन बीच में क्या होता है कि खाली ये तीन चीज़ें तो मेन हो गई, बट बीच में हमारी जो स्टोरेज है वो भी काम आती है, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो भी काम आती है। ठीक है, अब इन पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि जो हमारा, मान लो ये हमारा CPU। अब मैंने आपको पिछली बार आपको CPU की फुल फॉर्म बताई थी, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि यहाँ मेरी इनपुट यूनिट होती है, बीच में मेरा CPU होता है और यहाँ होती है मेरी आउटपुट यूनिट। ठीक है बच्चा, तो जो इनपुट यूनिट से हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। किसको? CPU को देंगे। ठीक है, और वो CPU क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, CPU क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब जो ये आपका CPU है ना, अगर मैं बात करूं, जो मेरा ये CPU है ये खाली ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर खुद ब खुद तीन यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें एक है ALU, ठीक है, एक है CU और दूसरी है आपकी मेमोरी। ओके, इसको हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो इसके नीचे ही लगी होती है, पर CPU से बाहर भी हो जाती है कई बार और कई बार CPU के अंदर भी होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है कंप्यूटर का। समझ आ रहा है? तो ये जो चीज यूनिट्स हैं CPU की, इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसका ओवरलुक पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 फंडामेंटल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। पहला, इनपुट। इनपुट का क्या मतलब है कि आप डाटा या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कंप्यूटर को। कैसे दे रहे हो? कीबोर्ड्स के थ्रू दे रहे हो, माउस के थ्रू दे रहे हो। ओके, फिर आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU। और CPU को ही क्या कहते हैं हम, जो मैंने अभी आपको MCQ सीरीज में बताया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कहते हैं CPU को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो CPU क्या करेगा, आपके सारे के सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी आपकी चीज़ है उसे परफॉर्म करेगा और उसे क्या करेगा, मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल देगा। अब जो ये रिजल्ट्स है ना बच्चा, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि जिसने रिजल्ट दिया वो आपका आउटपुट बन गया। ठीक है, सीधी बात है, पहले आपका जो इनपुट जा रहा है ना, हमें पता है इनपुट कैसा होता है, हम अपनी इंग्लिश में देंगे या ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पर क्या कंप्यूटर को एग्जैक्टली जो हमारी वर्डिंग से वो समझ आ रही है? नहीं आती ना। उसे क्या समझ आता है, 0101 यानी बाइनरी फॉर्मेट। ओके, ये तो सबको पता है कि जो कंप्यूटर है 0 और 1 पे ही ऑपरेट करता है। तो क्या हमारी रीडेबल लैंग्वेज इसे समझ आ जाएगी? नहीं आएगी। तो इसे भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब बाइनरी में कन्वर्ट करा ना, तो प्रोसेसिंग से पहले क्या होगा, ये स्टोर होएगा कहीं ना कहीं। ऑब्वियस है ना, पहले तो मुझे स्टोरी करना पड़ेगा कन्वर्ट करवा के।
फिर जाके प्रोसेसिंग होगी, मतलब इनपुट लिया, उसे मैंने स्टोर करवाया, फिर मैंने उसकी प्रोसेसिंग करवाई, फिर दोबारा मैंने जो है रिजल्ट्स को स्टोर करवाया। ठीक है, क्यों करवाया? क्योंकि ये जो स्टोरेज वाली यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं? बाइनरी हैं, दोनों की दोनों। तो अब ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, जो प्रोसेसिंग के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा बीच में, वो मैंने जो स्टोर करवाया वो कौन सी में होगा? वो भी आपका बाइनरी में होगा। तो क्या अगर मुझे ऐसे करके कोई डाटा मिल जाए तो क्या मैं समझ लूँगी? मैं क्या कोई भी ह्यूमन समझ लेगा इसको? नहीं समझ सकेगा ना। तो क्या होता है, जो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना बच्चा, वो क्या करते हैं, इसको दोबारा से जो स्टोर्ड रिजल्ट्स होते हैं ना आपके बाइनरी वाले, उसको दोबारा से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कौन करता है? आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो अब ये स्टोरेज का काम समझ आ गया कि जो ये क्या करता है, रिटेन इन द मेमोरी, या तो प्राइमरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी में कौन से रिजल्ट स्टोर करेगा? जो कि करंट इंस्ट्रक्शन सेट पे जो हम वर्क कर रहे हैं ना, उसके रिजल्ट्स होंगे, यानी टेम्परेरी नेचर के। कैसे? टेम्परेरी नेचर के रिजल्ट्स को स्टोर करेगा। सेकेंडरी में परमानेंट वाले को स्टोर करेगा, परमानेंट रिजल्ट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, जो किस काम आएंगे? फ्यूचर यूज के काम आएंगे। ओके, और जो ये कंट्रोल यूनिट होती है ना, सारी की सारी सीक्वेंस को, हर एक ऑपरेशन को पूरे राइट टाइम पे और राइट ऑर्डर पे मैनेज कर लेती है। अब मैंने बताया ना कि हाँ, इनपुट डिवाइस क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके वहाँ स्टोर कराएगा, स्टोर कराने के बाद फिर से प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद फिर से रिजल्ट स्टोर होएगा और फिर क्या आ जाएगा? आउटपुट यूनिट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कैसे पता लगता है? तो जो कंट्रोल यूनिट है ना, सारा का सारा सीक्वेंस बताती है कि कब किसके बाद क्या ऑपरेशन होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये जो आपका है एक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये बता रखा है किस तरीके से आपका ये सेंटर में सीपीयू बैठा होता है। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये आपका कंट्रोल यूनिट है और यहाँ आपका मेमोरी है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको सारा समझ आ जाएगा। ये जो आपकी एड्रेस बस, कंट्रोल बस और ये जो डाटा बस है, ये जो टर्म्स है ना बच्चा, ये सारी की सारी आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर की। ठीक है, ये क्या करती है? सारे का सारे डाटा वगैरह कैरी करके जाती है अपने साथ। इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब मेरा जो ये सीपीयू है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हैं, सीयू, एएलयू, रजिस्टर, या इसको आप मेमोरी भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चा, अब देखो कंट्रोल यूनिट क्या होती है। जैसे नाम बता रहे हैं कंट्रोल यूनिट, ये क्या करेगी? इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगी, उसको डिकोड करेगी। ठीक है, और उसे कंट्रोल सिग्नल्स के पास भेज देगी दूसरे यूनिट्स में। इतना याद करना है, सिर्फ फेच कर रही है मेमोरी से। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगी। ठीक है, अब मैंने इंस्ट्रक्शंस फेच करी तो वो किस तरीके की थी? बाइनरी वाली थी ना। ठीक है, फिर उसको डिकोड करेगी। ऑब्वियस है, इसके लिए डिकोडिंग आसान हो गई क्योंकि 0-1 फॉर्मेट में। फिर ये क्या करेगा? सभी जहाँ पे भी, मान लो ये जो था मेरा एडिशन का ऑपरेशन था, तो मैंने इसे डिकोड किया, मुझे पता लग गया कि इसे एडिशन करानी है, तो मैं क्या करूँगी? इसको एएलयू के पास भेज दूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना कि हमारा एएलयू ही आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा काम चलता है। कंट्रोल यूनिट के 3 कीवर्ड्स याद रखना, फेच करना, डिकोड करना और सेंड करना कंट्रोल सिग्नल्स को जहाँ दूसरे यूनिट्स के पास जहाँ पे एक्शन प्रोवाइड होगा। फिर आता है एएलयू। एएलयू की बात करें मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल भी लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि एंड और नॉट, कंपेयर, तो ये सारे के सारे कौन करेगा? एएलयू करेगा। थर्ड आता है रजिस्टर। ओके, रजिस्टर का मतलब है कि फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, जो कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। तो ये क्या करेंगे आपके, मतलब बच्चा ये मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये फास्टर है ना, तो इसमें जो डाटा रहता होगा ना वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। ठीक है, ये क्या करेगा? इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास कैलकुलेशन है 2 + 2 + 5 + 9। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है? पहले इन दोनों को प्लस करेगा, 4 आया। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस किया, मान लो 10 आया, तो इन दोनों को प्लस किया, 14 आया। ओके, तो ये जो बीच की वैल्यूज़ है, क्या ये मेरा रिजल्ट है? नहीं है ना। ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट रिजल्ट, मतलब बीच में जो आपकी कैलकुलेशंस के काम आ रहा है उसे इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलेंगे। तो ये फास्टेस्ट होती है, सीपीयू में होती है, और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करके रखती है। ठीक है, या फिर उन एड्रेसेस को होल्ड करके रखती है जो एग्जीक्यूट होने वाले हो।
इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि जो आपका सीपीयू है ना उसमें एक रजिस्टर नहीं होता, ना ही एक टाइप का रजिस्टर होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कोई रजिस्टर ऐसा होता है जो सिर्फ एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है, कोई ऐसा होगा जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करेगा, कोई खाली ऑपरेंट्स को स्टोर करेगा, और कोई क्या करेगा सिर्फ एग्जीक्यूशन को फास्ट करेगा या फिर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। समझ आया? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 3 सिस्टम बसेस थी, है ना। तो बसेस जो है ना ये क्या करती हैं कि बताती हैं कि किस तरीके से आपका जो डाटा है ना वो फ्लो है। अब डाटा फ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है? मैंने आपको बोला था इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है, सीपीयू में मेमोरी है, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब जो डाटा फ्लो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है, मतलब इनपुट डिवाइस से सीपीयू में जा सकता है, सीपीयू से आउटपुट डिवाइस में जा सकता है, मेमोरी से सीपीयू में जा सकता है, और मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जा सकता है। जा रहा है? समझ आ रही है बात कि कहाँ कहाँ आपके एड्रेस लाइन जा सकती है। ठीक है, तो यही आपकी एड्रेस बसेस होती हैं जो क्या करती हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। समझ आया? सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सारा का सारा कौन कराता है? सिस्टम बसेस कराती है। सिस्टम बसेस कुछ नहीं होती, जैसे रोड है ना, रोड पे आपकी बसेस चल रही होती हैं, वैसी सेट ऑफ 3 पैरेलल वायर्स है, 3 पैरेलल वायर्स जा रही हैं। ठीक है, इसको मैंने एड्रेस बस बोल दिया, इसको मैंने डाटा बस बोल दिया, इसको मैंने कंट्रोल बस बोल दिया। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एड्रेस बस क्या करती है। नाम बता रहा है कि एड्रेस बस है तो एड्रेस स्टोर करती होगी। ठीक है, ये एड्रेसेस को रीड करती है, ये सीपीयू को बताती है कि आपको किस मेमोरी में लिखना है या कहाँ से पढ़ना है। समझ आ रहा है? सीपीयू को बताती है कि इस मेमोरी एड्रेस से पढ़ो या उस पर राइट करो। अब आता है डाटा बस। अब डाटा बस क्या करेगी? एक्चुअल डाटा को कैरी करेगी, ये जो भी इंस्ट्रक्शन आप भेज रहे हो उसको कैरी करेगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो आप डाटा भेज रहे हो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा ना। मान लीजिए मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और मेरा ये सीपीयू है। हाँ, मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा सेंड भी कर सकती हूँ या इंस्ट्रक्शंस को सेंड भी कर सकती हूँ और वही मुझे एज अ रिजल्ट वापस डाटा मिल भी सकता है। तो हुई बाई डायरेक्शनल, वही बोल रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि जो आपकी एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है और कंट्रोल बस भी यूनिडायरेक्शनल होती है, सिर्फ डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ओके, तो अब कंट्रोल बस क्या करेगी? ये क्या करेगी? सिग्नल्स भेजेगी। ऑब्वियस है ना, डायरेक्ट तो नहीं कुछ हो सकता। जितना भी इन दोनों का काम है वो कौन मैनेज कर रहा है? कंट्रोल बस मैनेज कर रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? मैंने वही लिखा है यहाँ पे भी कि सीपीयू प्लेसेस द टारगेट, मतलब सीपीयू क्या करेगा, जो आपका टारगेट एड्रेस है उसे एड्रेस बस पे रख देगा। ठीक है, टारगेट एड्रेस को एड्रेस बस पे रख दिया, फिर कंट्रोल बस जो है बताएगी सीपीयू को कि भाई मुझे रीड करना है, सिग्नल देगी रीड का। फिर इस मेमोरी लोकेशन पे वो एड्रेस है तो वहाँ पे जो है डाटा प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा फंक्शन चलता है। और फिर सीपीयू क्या करेगा? रीड करेगा उस डाटा को, वो भी इंटरनल रजिस्टर्स के थ्रू। और अगर मुझे लिखना हो वैसे ही होगा कि पहले जो आपका सीपीयू है वो डाटा प्लेस करेगा डाटा बस के थ्रू और फिर बाद में उसे क्या करेगा? अपना राइट कर देगा। ओके बच्चा, सो अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की, मैंने आपको जैसे बताया था वही चीज़ है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे काम करती है। पहले आपका जो डाटा या इंस्ट्रक्शन है आप उसको फेच करोगे, कहाँ से? सीपीयू से। ठीक है, फिर उसे डिकोड करोगे। ठीक है, डिकोड करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करोगे और उसे स्टोर करके डिस्प्ले करवा दोगे। ये आपका कॉमन स्टेप्स है जो कि हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में फॉलो होते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। ठीक है बच्चा, तो हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस, व्हाट द सीपीयू एक्चुअली परफॉर्म। सीपीयू क्या कर सकता है ना, तो सीपीयू क्या कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, रजिस्टर ट्रांसफर। तो मैंने बताया था कि एक से ज़्यादा रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि सीपीयू एक्चुअली कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो जो सीपीयू आपका ऑब्वियस सी बात है वो रजिस्टर ट्रांसफर कर सकता है कि क्या कर सकता है कि एक रजिस्टर का डाटा दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर दिया, है ना। क्यों करना पड़ेगा उसे ऐसा? कोई बता सकता है? चलो मैं बताती हूँ।
उसे ऐसे क्यों करना है बच्चा? जो कंप्यूटर है ना वो क्या करता है, रजिस्टर जैसे मैंने बताया था कि फास्टेस्ट मेमोरी हुई, तो वो क्या करेगा, उसके पास मान लो R1 R2 और R3 आपके रजिस्टर्स हैं। इस वाले उसमें प्रीवियस लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है। इस वाली में करंट लोकेशन जिस पे वो काम कर रहा है उसका एड्रेस है, और तीसरे वाली में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो कि अभी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि परमानेंट हमेशा के लिए यही पड़े रहेंगे कि हाँ R2 में यही इंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, कभी ना कभी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन खत्म होगी जो करंट चल रही है। तो अगर जब खत्म होगी तो क्या वो क्या करेगा, वो अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। तो अगली इंस्ट्रक्शन में कैसे जाएगा, जब आपकी R3 जो है R2 को डाटा भेजेगी। समझ आ गया? तो रजिस्टर ट्रांसफर। फिर आता है मेमोरी ट्रांसफर या बस ट्रांसफर। ऑब्वियस सी बात है, अब रजिस्टर के थ्रू ही हम मेमोरी एड्रेसेस को क्या कर पाते हैं, फेच कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी डाटा या कोई भी एड्रेस जो है हम मेमोरी मतलब जो आपका रजिस्टर है उसे मेमोरी में ट्रांसफर करवा सकते हैं कि हाँ इस वाली मेमोरी पे मुझे लिखना है। समझ आ रहा है? रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू अ रजिस्टर और राइट रजिस्टर्स वैल्यू टू द मेमोरी यूजिंग एड्रेस। ओके, अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस समझ आ रहा है कि वो जितने भी एडिशंस हैं, सब्ट्रैक्शंस हैं, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, वो सारे सारे परफॉर्म कर सकती है। फिर आता है लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है, बूलियन। बूलियन का आपको पता है, एंड और नॉट, बचपन में पढ़ा होगा ना कि अगर मैं बोलूँगी कि एंड का मतलब क्या होता है, मिल्ट वर्ड कि ऐड करना, जैसे कि 1 and 2 कि जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। समझ आ रही है? जिस अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की नीड नहीं है। हमने अगले लेक्चर्स में अपना नंबर सिस्टम करना है, उसमें हम सारे सारे बूलियन ऑपरेशन, बिटवाइज शिफ्ट सब पढ़ने वाले हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, हम ऑटोमोबाइल्स में भी आजकल अपना CPU सॉरी जो आपके छोटे मोटे वो सॉरी क्या कहते हैं, हम ऑटोमोबाइल्स में भी आजकल क्या कर रहे हैं, अपना CPU मेमोरी और ये इसको भी तो क्या बोलते हैं यार बच्चा, आपने देखा होगा आजकल सबके पास स्मार्ट वॉचेज है, वॉशिंग मशीन्स देखी होंगी वो खुद ब खुद चलती हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या होता है, ये ना स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए बना होता है। ठीक है, इसमें भी प्रोग्राम्स होते हैं, CPU होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी होती है बहुत कम होती है और इसमें जो फंक्शंस होते हैं ना वो भी कम होते हैं। जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा, वो भी नो डाउट आपके कोड पे चल रही है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने आप उससे उसमें आप TV भी चला रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? उसमें सिर्फ एक ऑन का बटन होता है, ठीक है, एक ऑफ का बटन होता है, सेकेंड कि कितना स्विंग करना है या कितनी रोटेशंस देनी है उसका बटन होता है, ड्राई का बटन होता है। तो ये सारा का सारा माइक्रो कंट्रोलर है। अब आप अपने स्मार्ट ओवन्स होते हैं, है ना, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, ये सारे सारे जो है एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपका जो है माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ हो रहा है। याद रखना माइक्रो कंट्रोलर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या होता है, आपका CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे होते हैं। ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर एप्लीकेशन, पर्सनल कंप्यूटर्स, है ना, मेन फ्रेम सर्वर्स, इन सब में क्या होता है आपकी जो ये यूज़ होता है। सो अब हम वाइंड अप करते हैं। हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस पढ़े जहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, है ना। कंट्रोल यूनिट पढ़ी जो पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करती है, किस सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कहाँ जाना है, कहाँ प्रोसेस होनी है, कब कन्वर्ट करना है, सब बताती है। CPU में हमने पढ़ा कि ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स भी हैं। ठीक है बच्चा, ये सारा हमने पढ़ लिया। फिर हमने मेमोरी पढ़ लिया। मेमोरी में हमने पता है प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, जो भी आप करंट लोकेशन पे वर्क कर रहे हो उसके जो टेम्प्रेरी रिजल्ट्स हैं उसको आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है इसमें क्या होता है कि जो भी आपको परमानेंट स्टोर कराना होता है ना वो वाले रिजल्ट्स आप स्टोर करा सकते हो, तो कोई दिक्कत ना हो। समझ आ रहा है ना। हम बात करते हैं कि यही आपको याद रखना है कि हाँ कौन सा फ्लो है, इनपुट, फिर कंट्रोल, फिर CPU, मेमोरी एंड आउटपुट। ठीक है, सो ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ लिया, फोन्स पढ़ लिए, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से हो गए, एम्बेडेड सिस्टम्स वही वॉशिंग मशीन वाले जो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। और फ़ोन होगी, स्मार्ट वॉचेस होगी, है ना, और जो होता है हेल्थ ट्रैकर्स होगी, सारे के सारे आपके CPUs ही हैं, लेकिन वो छोटे वाले हैं, उसे हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं।
होप बच्चों आपको समझ आया होगा आज का सेशन। ऐसे ही बने रहिए यूथ अध्ययन के साथ, नई नई वीडियोस देखते रहिए और एमसीक्यू सीरीज जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो जो पढ़ोगे अगले दिन उसके एमसीक्यू ज़रूर लगाना। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।